Good afternoon, class. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, जी. Okay, attendance लगवा लो roll number 1. Okay, roll number 1 to 10 कोई है? 5 is 2 present, ma'am. 2 present है. Okay, और 8 ma'am. 8. Okay, और Ma'am 516. 516. Okay. Then 511 से लेके 521 तक कोई है? Ma'am, 511. 521. 510 है. 521 है. 509. Ma'am, 511. 509 है. 511 है. ठीक है. 509. ठीक है जी. 509. 518 भी है. Ma'am, Ma'am 21 ma'am. है. ठीक है. 522 से लेके 531 तक कोई है? 525. 525 है. और सेकंड स्टूडेंट कौन था जो बोला था अभी? Ma'am 518. 518. ओके, ठीक है जी. देन रोल नंबर 32 से लेके 40 तक कौन कौन है जी? मैम 33 36 है. और 35 प्रेजेंट है. और 537. 33 537 है. 533 है. ओके, और 538. 538 540 दोनों हैं. ठीक है. और ओके, 542 से लेके 550 तक 546. 546. Ma'am, 550. 550. ठीक है. और Ma'am 546. ठीक है. 46 डन. और ओके, 551 52 कोई है दोनों में से? ओके, 1501 से लेके 1507 तक कौन कौन है? मैम 1501 प्रेजेंट. ओके, और इवनिंग में कौन कौन प्रेजेंट है जी? इवनिंग वाले स्टूडेंट्स बोलो रोल नंबर अपने सारे. 19 19. ओके, और बस 19? Ma'am, 14. 14 है. ओके, और रोल नंबर 1 है इवनिंग में, रोल नंबर 14 है एंड रोल नंबर 19 है. और कोई स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं है? देख लो, बाद में नहीं बोलना कि मैम मैं था यहाँ पे मीटिंग में. ओके, कोई रह गया जिसने नहीं बोली हो? ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ कौन कौन प्रेजेंट है एक बार. ठीक है, अगर रह गया कोई तो बता देना. 502 है. 58 है. 508 है. 9 10 11 16 18 है. देन 21 है. 25 है. देन 33 है. 35 36 38 40. देन 46. देन 50. देन 1501 1514 and 1519 and 537 is also there. कोई रह गया? Ma'am, 519. 519. ओके, ठीक है जी. और कोई चाहिए अभी? और कोई स्टूडेंट है? पेन चाहिए, उन्होंने चाहिए. ओके, ओके क्लास, आज हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट हमारा. ठीक है, डेट इज एसेंशियल स्किल्स जो भी टीम वर्क में चाहिए होती है. ठीक है, चैट बॉक्स में अगर अटेंडेंस भेज रहे हो तो आई एम नॉट काउंटिंग इट बिकॉज मैंने वर्बली अटेंडेंस ली है. ठीक है, तो अब हमारी बारी आती है कि क्या क्या स्किल्स चाहिए जब हम टीम में काम कर रहे हैं. किस किस पर मतलब कैसी कैसी स्किल्स चाहिए होती है. नंबर 1 स्किल इज एक्टिव लिसनिंग. ठीक है, एक्टिव लिसनिंग का मतलब एक्टिवली एक दूसरे की बात को सुनना, एक दूसरे की बात को समझना पूरे फोकस के साथ.
ठीक है, वो होती है हमारी एक्टिव लिसनिंग। एंड अगर एक टीम का बंदा अपने कुछ व्यूज बता रहा है अपनी बाकी टीम को, तो उस केस में सभी टीम मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस चीज को अच्छे से समझे। सेम लाइक अगर आपके कोई ग्रुप है जिसमें आप एक दूसरे के साथ बात करते हो, अपने फ्रेंड्स का एक ग्रुप होता है, उसमें अगर कोई आपका एक आधा फ्रेंड कुछ मैसेज डालता है, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज, देन इन दैट केस यू हैव टू रीड इट आउट। ठीक है, तो वो आप अच्छे से सुनो, उसे उसकी बात को समझो, दैट इज एक्टिव लिसनिंग। देन क्वेश्चनिंग का पार्ट, सेकंड स्किल। क्वेश्चनिंग में क्या है कि अगर कोई पर्सन आपके साथ अपने व्यूज शेयर कर रहा है, तो आपके पास राइट है कि आप उसे क्वेश्चन कर सको कि आप कि क्यों ये काम कर रहे हो, या ऐसा काम ऐसा क्यों नहीं हो रहा। मतलब आपके पास क्वेश्चंस जो होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप डमीज की तरह वर्क करो, जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करे, बस सुन रहे हो, बट यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग बैक, आप कोई फीडबैक नहीं दे रहे। तो दैट इज ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर टीम। तो उस केस में क्वेश्चनिंग का पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चनिंग डजंट मीन कि जो ऑडियंस होगी वही क्वेश्चनिंग करेंगी। कई बार जो स्पीकर होता है टीम का, वो भी क्वेश्चनिंग कर सकते हैं अपनी ऑडियंस से कि हाँ बताओ भाई, ऐसा करना है तो कैसे कर सकती हूँ। ठीक है, तो सभी की इन्वॉल्वमेंट होती है उसमें। देन लॉजिकल आर्गुमेंट। अब लॉजिकल आर्गुमेंट मतलब जब किसी भी चीज पे आप अगर बात कर रहे हो या किसी चीज को आप डिस्कस कर रहे हो, तो उस केस में आपके पास लॉजिक होना चाहिए उस चीज का। अगर आप इलॉजिकली किसी भी बात को सामने रख रहे हो किसी के, देन इट इज नॉट फिजिबल कि आपके टीम के मेंबर उस चीज को एग्री करें जो भी आप बताना चाह रहे हो, क्योंकि हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। एंड अगर वो रीजन आप नहीं बताओगे, आपके पास कोई रीजन नहीं होगा, आप बिना रीजन के कुछ भी करी जा रहे हो, देन इट इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ए टीम। देन रिस्पेक्टिंग, सभी टीम मेंबर्स को चाहिए एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, उनकी वैल्यूज की रिस्पेक्ट करें, उनके जो भी नेचर है उसकी रिस्पेक्ट करें, या उनका जो भी रिलीजन है उसकी भी रिस्पेक्ट करें। ऐसा ना हो कि किसी को आप रिलीजन के बेसिस पे या फिर रेस की बेसिस पे किसी के साथ आप उसकी डिसरिस्पेक्ट करते हो। देन हेल्पिंग, हेल्प करनी है टीम के मेंबर्स ने एक दूसरे की, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिस केस में हमारा एक टीम मेंबर नहीं काम पर कर पा रहा, तो उस केस में सभी एक दूसरे की हेल्प करने के लिए आगे आने चाहिए। ठीक है, देन शेयरिंग। जब भी आपके पास कोई आइडिया आता है अपने काम को करने का, तो उस केस में हर टीम मेंबर को चाहिए कि वो अपना आइडिया सारे टीम के साथ पहले शेयर करे, उसके बाद ही उसे इम्प्लीमेंट करे। ऐसा ना हो कि अपने आप जस्ट खुद ही डिसीजन ले एंड देन इम्प्लीमेंट करके बताए कि लो जी मैंने ये काम ऐसे कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले शेयर करो उसके बाद ही उसे इम्प्लीमेंट करो, अगर आपके टीम मेंबर्स उस आइडिया को सपोर्ट करते हैं तब। देन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग में आता है कि सारे टीम मेंबर्स पार्टिसिपेट करें। ऐसा ना हो कि एक टीम मेंबर आराम से बैठा एंजॉय कर रहा है और बाकी सारे टीम मेंबर्स वर्क कर रहे हैं हार्डली कि टू अचीव देयर गोल्स। सो उस केस में टीम वर्क की जो स्पिरिट होती है वो बाकी मेंबर्स में भी लैग करती है, क्योंकि अगर एक बंदा फ्री बैठ के भी अपना काम करवा सकता है, तो फिर बाकी बंदे क्यों काम करें। तो पार्टिसिपेशन सभी की अगर होगी, तो सभी मोटिवेटेड रहेंगे कि हाँ हम सभी ने काम करना, तो काम जल्दी होगा भी। बट अगर आधी टीम के मेंबर्स आराम से बैठे हैं, काम ही नहीं कर रहे, दूसरे मेंबर्स कर ही जा रहे हैं, तो जो मेंबर्स काम कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होते हैं कि अगर हमारे बाकी मेंबर्स बिना काम के, अगर उन्हें प्रॉपर उनकी जो भी सैलरी वगैरह जो भी काम है वो उसे मिल रहा है, तो हमें क्या जरूरत है अपना काम परफॉर्म करने की। तो पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन दिस। यहाँ तक क्लियर है सभी को क्या क्या स्किल्स Yes, चाहिए ma'am. टीम वर्क की? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, मोस्टली आपके पेपर में आपको दिखने को मिलता है कि सिंपैथी, एम्पैथी क्या होते हैं, कोऑपरेशन क्या होती है। ठीक है, देन हमारी लीडरशिप क्या होती है, निगोशिएशन क्या होती है। ये ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारे इम्पोर्टेंट हैं, हमारे सिलेबस में भी हैं एंड आपके पेपर में भी आपको देखने को मिलेंगे। इन सभी में से किसी ना किसी एक को आप जरूर पेपर में देखोगे। अब सबसे पहले समझ लेते हैं होता क्या है। ठीक है, फर्स्ट इज सिंपैथी। कोई बताना चाहेगा व्हाट इज सिंपैथी? Ma'am, हमदर्दी. हमदर्दी होना, ठीक है, सहानुभूति। सहानुभूति होना। ओके, और मैम दुख 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 अपने होना, एक्सप्रेस करना मैम। ठीक है, ठीक है, और मैम हाँ जी, किसी की फीलिंग्स को समझना, किसी की फीलिंग्स को समझना, ठीक है, किसी की फीलिंग्स को समझ ठीक है, ठीक है। उसके react करना उसके according। क्या करना? मोहित क्या बोल रहे हो?
जैसे मैम किसी की मैम कोई रिएक्शन मतलब किसी की फीलिंग है मैम, हाँ ठीक है। कोई ओके मैम किसी ओके का ओके, कुछ समझ गई मैं बुरा क्या हुआ तो बताना उस चाह रही हूँ, फीलिंग किसी की फीलिंग को खुद समझना, फील करना, राइट। यस मैम। ओके ठीक है। अब सुन लो सिंपैथी। अगर सिंपैथी का मीनिंग क्लियर होगा तभी आप एम्पैथी पे मूव ऑन कर सकते हो, तो पहले सिंपैथी का मतलब समझ लो। इसके लिए अगर इजी एग्जांपल लोगे तो अच्छा रहेगा। मान लो घर में किसी मेंबर की हेल्थ जो है वो खराब हो रही है, लाइक किसी को फीवर है आपके घर में किसी को, तो उस केस में घर के सारे मेंबर्स को टेंशन हो जाती है, यार उसे फीवर है, वो ठीक नहीं है, ठीक है। वो सारे अपने अपने जो भी वो आइडियाज जो होते हैं, लाइक फीवर को ठीक करने के जो जो भी बेसिकली हम बोलते हैं ना घरेलू नुस्खे जो होते हैं, वो इम्प्लीमेंट करने स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। कोई कहता है कि नहीं दवाई से ही ठीक होगा, कोई कहता नहीं इसे ठंडे पानी की पट्टियां करो, कोई कहता नहीं इसे काढ़ा बना के दो, कोई कहता नहीं अदरक वाली चाय पिलाओ, ठीक है। तो सभी के अपने अपने ट्रिक्स होते हैं उस चीज को सोल्व करने के। क्यों करते हैं? क्योंकि वो उनको फील करते हैं उस चीज को, बाय हार्ट दे फील कि हाँ वो ठीक नहीं है, हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, मतलब आपको उसके साथ प्रॉपर हमदर्दी है कि हाँ वो आपको उसकी हेल्प करनी है हर केस में, ठीक है। किसी हर केस में आपने उसकी हेल्प करनी है, देन इट इज सिंपैथी। अब बात आती है एक एम्पैथी की, ठीक है। एम्पैथी की अगर बात करें, अच्छा एक और चीज, सिंपैथी की अगर बात करें तो सिंपैथी में बेसिकली दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन से बोलते हैं, टुगेदर एंड फीलिंग। मतलब बेसिकली दो, एक फीलिंग को दो बंदे एक दूसरे के साथ अगर शेयर करें देन इट इज सिंपैथी, ठीक है। ये इस चीज को आप याद रखना, सिंपैथी का मतलब जो है दैट इज टुगेदर फीलिंग, इसका दो वर्ड्स को मिला के बना है सिंपैथी। लिख देती हूँ, वेट। सिंपैथी जो है ये बना है, ग्रीक वर्ड था एक, उसका नाम था SYMPATHEIA, ठीक है। इसमें से जो हमारा SYM है डेट मीन्स टुगेदर, एंड जो पाथिया है डेट मीन्स फीलिंग्स, ठीक है। इस चीज को थोड़ा याद रखना, ये वाला पार्ट, कि एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना एंड इकट्ठे उस चीज को सॉर्ट करना, कोशिश करना इकट्ठे होके, पहले फीलिंग्स को समझना फिर इकट्ठे होके उस चीज को सॉर्ट आउट करना, उसका सॉल्यूशन निकालना, दैट इज सिंपैथी, ठीक है यहाँ तक? ठीक है, यस मैम। ओके क्लियर कर दूं? क्लियर कर दूं? नोट कर लिया तो यस मैम Yes, कर ma'am. लिया नोट। ओके। अब बात आती है एम्पैथी की। एम्पैथी का मतलब मैं तेरी फीलिंग्स को समझता हूँ पर मैं तेरी हेल्प नहीं कर सकता उस चीज को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब इस केस में क्या आ सकता है? फॉर एग्जाम्पल आप टीम में काम कर रहे हो, ठीक है। तो उस केस में हो क्या रहा है कि आपके टीम मेंबर्स में से किसी एक टीम मेंबर को कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। दे आर नॉट इमोशनली अटैच्ड, टीम के मेंबर्स हैं, एक दूसरे के साथ कोई फीलिंग्स शेयर नहीं करते, बट यस वो एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने बोला ना एक दूसरे की बात को समझना, ऊपर उसकी जो थी रिस्पेक्ट भी करना, देन एक्टिवली लिसन करना, मतलब उसे समझना उसकी बात को। तो वो वाली चीज एम्पैथी में वर्क करेगी। है क्या कि हमने हमारा एक टीम मेंबर, हमारे टीम बनाई है, उसमें एक टीम मेंबर है जो काम जिससे अपना काम परफॉर्म नहीं हो रहा, वो काम वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो उस केस में बाकी टीम के मेंबर्स समझते हैं कि हाँ वो काम नहीं कर पा रहा, ठीक है, एंड दे ट्राई टू सॉल्व बट दे आर नॉट इमोशनली अटैच्ड। इंपॉर्टेंट थिंग इज इस केस में, सिंपैथी के केस में इमोशनली अटैच्ड होते हैं, एम्पैथी के केस में इमोशनली अटैच्ड नहीं होते। समझते हैं सामने वाले के इमोशंस को, समझते हैं उसके एक्सपीरियंसेस को, समझते हैं उसकी फीलिंग्स को, बट उसको इमोशनली सॉर्ट करने की कोई कोशिश नहीं करता, दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं उस चीज को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सिंपैथी के केस में वो खुद किसी की वेट नहीं करते कि मैं उसकी हेल्प करूंगा अगर कोई बोलेगा तो,
एम्पैथी के केस में तब तक हेल्प नहीं करते जब तक सामने वाला पर्सन उसे बोलता नहीं है हेल्प करने के लिए, ठीक है। और अगर इजी एग्जांपल लेनी है तो ऐसा बोल सकती हूँ कि आपका कुछ काम पेंडिंग है, तो अगर इस केस में लाइक आपका कोई काम पेंडिंग है, आपके घर वाले कहेंगे ला मैं करवा देता हूँ, बिना आपके कहे आप बोलोगे हाँ मेरा काम काफी पेंडिंग है, मुझे थोड़ा स्ट्रेस है, तो उस केस में आपके घर वालों के पास आपके लिए सिंपैथी होगी, ये बताने के वो सिंपैथी यूज करेंगे और बोलेंगे कि ला कोई बात नहीं मैं करवा देता हूँ। बट अगर हम एम्पैथी की बात करें तो उस केस में आप एग्जांपल लिख सकते हो, आपका काम पेंडिंग है, आपने अपने फ्रेंड को बताया कि मेरा काम बड़ा पेंडिंग है, तो वो कहेगा कोई बात नहीं है आराम से करी जा। वो ऐसा कभी नहीं अपने आप बोलेगा कि हाँ तू करवा मैं करवा देता हूँ ला दे मुझे, ठीक है। अगर वो ऐसा बोल रहा है देन ही इज हैविंग सिंपैथी, अगर वो ऐसा नहीं बोल रहा देन ही इज हैविंग एम्पैथी। वो आपको फुल टाइम दे रहा है, आपको आपकी फीलिंग्स को समझ रहा है, आपको उसको सॉल्व करने का कुछ ना कुछ तरीका बता रहा है, बट खुद उसे सॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है। दैट इज एम्पैथी, ठीक है। Yes, ma'am. वन मोर डिफरेंस इज देयर इन दोनों के केस में। सिंपैथी के केस में अगर एक पर्सन को दूसरे के साथ सिंपैथी है, देन जो भी पर्सन सफर कर रहा होगा उसकी सेम पेन जिस पर्सन को सिंपैथी है वो भी फील करेगा। एम्पैथी के केस में दे डोंट फील द सेम पेन एज ऑफ द सफरिंग पर्सन। सफरिंग पर्सन किसके साथ, मतलब जिसके साथ भी हमें सिंपैथी होगी, सिंपैथी अकेले अपने आप के साथ तो हो नहीं सकती, दो पर्सन के बीच में सिंपैथी होगी, दो पर्सन के बीच में एम्पैथी होगी। दोनों में से कोई एक पर्सन होगा जो सफर कर रहा होगा, दूसरा पर्सन होगा जो सिंपैथी या एम्पैथी शो कर रहा होगा। तो जो पर्सन सफर कर रहा है अगर उसके साथ उसके जितनी ही सेम पेन आप फील कर रहे हो देन यू आर हैविंग सिंपैथी। एंड इफ यू आर नॉट फीलिंग द पेन बट यू आर वेल अवेयर कि हाँ वो पेन फील कर रहा है, ठीक है, बट आपको उसकी पेन से कोई लेना देना नहीं है, तो उस केस में आप एम्पैथी यूज कर रहे हो, ठीक है। ये कुछ दो तीन डिफरेंसेस हैं इनके बीच में, ये थोड़े से याद रखने हैं, ठीक है। सिंपैथी के केस में इमोशनली अटैच्ड होना है, सिंपैथी के केस में पेन भी फील होगी, सिंपैथी के केस में आप किसी की वेट नहीं करोगे उस चीज को सोल्व करने के लिए, आप खुद ही अपने आप एफर्ट्स लगाने स्टार्ट कर दोगे विदाउट इवन द रिक्वेस्ट ऑफ द सफरिंग पर्सन। देन एम्पैथी के केस में आप इमोशनली अटैच नहीं होगे, समझोगे जरूर सामने वाले की बात को बट इमोशनली अटैच नहीं होगे, आप सेम पेन फील नहीं करोगे, आप वेट करोगे सामने वाले पर्सन की कि वो बोले तो आप उसकी हेल्प करो, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू हेल्प, ठीक है। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ। यहाँ तक क्लियर है, डिफरेंस क्लियर है। Yes, ma'am. अब Yes, इन ma'am. फ्यूचर अगर आपको कहीं पे ये वर्ड्स यूज करने पड़े, ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान से यूज करना। अगर कोई फ्रेंड है या कोई नॉर्मल कॉमन पर्सन है जिसके साथ आपकी इतनी नहीं बनती, नहीं जानते आप उसे अच्छे से, तो उस केस में आप उसके साथ सिंपैथी नहीं दिखा सकते, आप उसके साथ एम्पैथी ही दिखा सकते हो। बाय डिफॉल्ट इट इज कॉल्ड एम्पैथी। बट अगर आपके फैमिली मेंबर्स हैं या फिर क्लोज फ्रेंड्स हैं या फिर रिलेटिव्स हैं देन यू आर यूजिंग द सिंपैथी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज कोऑपरेशन। अब कोऑपरेशन क्या होती है? हाँ जी, लिखा हुआ है सामने, स्पीक आउट। कभी हमने कोऑपरेट मैम करके, हाँ जी हाँ जी ध्यान से बोलो। मैम दो या दो से ज्यादा पर्सन अगर इकट्ठे काम कर रहे हो। राइट, देन इट इज कोऑपरेशन, बिल्कुल ठीक, इजी था, ठीक है। अगर हम दो से ज्यादा लोग इकट्ठे बैठ के एक दूसरे की हेल्प करके एक दूसरे के साथ सारे चीजें मतलब कोऑपरेट करके काम कर रहे हो देन इट इज कोऑपरेशन बेसिकली, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर हम फैमिली की बात करें तो फैमिली में सारे मेंबर्स का अलग अलग रोल होता है उस किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए, फैमिली को चलाने के लिए, ऐसा बोल सकते, घर चलाने के लिए, ठीक है। लाइक पापा जॉब करते होंगे, मम्मा खाना बनाते हैं, या फिर मम्मा भी जॉब करते हैं देन घर आके खाना बनाते हैं, देन सारे फैमिली इकट्ठे होकर खाते हैं, देन ड्यूटीज लगी होती है लाइक कि हाँ ये वाला काम तूने करना है, ये वाला काम तू करके आना, बिल्स पे करने हैं वो पापा करने जाते हैं, मम्मा करते हैं, ऑनलाइन पे करते हैं, ये सारी बेसिकली एक दूसरे के साथ मिक्सअप करके जो काम करते हैं दैट इज कोऑपरेशन। अगर फ्रेंड्स की बात करें तो फ्रेंड्स में भी कई बार होता है कि यार ये वाला काम तू कंप्लीट कर लेना, ये मैं कर दूंगा, बाद में हम दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे, ठीक है, देन इट इज आल्सो कोऑपरेशन। या फिर आप वर्क प्लेस पे अगर बात करो
तो उस केस में आप जब टीम में काम करते हो तो कोऑपरेशन की एबिलिटी आपके पास अपने आप आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपने उस केस में भी अपने काम डिवाइड किए होते हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं सारे काम कंप्लीट करने के लिए, देन इट इज कोऑपरेशन। ठीक है, इसमें इतना कुछ बताने वाला नहीं है, बस इतना ही है जितना मैंने बताया और उतना ही पढ़ना है। देन कंसर्न और वरी। अब कंसर्न और वरी का क्या मतलब है? वरी मतलब मैम फिक्र वगैरह, और हम्म, कंसर्न मतलब कि मैम, टेंशन लेनी लिखा हुआ मतलब कि सामने। किसको कह सकते हैं, मतलब किसी की। यस मैम। राइट, ठीक है। अगर हम किसी की वरी कर रहे हैं या फिर किसी की टेंशन ले रहे हैं या फिर किसी के लिए हम कंसर्न हैं, लाइक कैसे होते हैं? पेरेंट्स कंसर्न होते हैं आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, और कंसर्न होने की वजह से वो वरी भी करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये दोनों एक ही वर्ड का मीनिंग, एक ही मीनिंग है इन दोनों का। है क्या? आपका ध्यान रखते हैं एंड टेंशन, ध्यान क्यों रखते हैं? क्योंकि वो टेंशन लेते हैं कहीं आप गलत रास्ते पे ना आ जाओ। ठीक है, देन इट इज कंसर्न और वरी। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको पेरेंट्स की एग्जांपल दी, पर अगर हम टीम की बात करें तो कैसी वरीज हो सकती हैं? हमने अपना गोल अचीव करना है हर हाल में, जैसे मर्जी करे, तो सारे टीम मेंबर्स इसके लिए कंसर्न होते हैं। हर किसी की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि कहीं पे हमारे एक टीम मेंबर की परफॉर्मेंस अच्छी ना हो जिसकी वजह से सारा का सारा काम डिग्रेड हो जाए। तो ये भी एक वरी है, ये भी एक कंसर्न है। देन कैसे मैनेज करना है अपने काम को, इस चीज के लिए भी हमने ध्यान रखना है कि किसका कौन सा काम कौन सा पर्सन करेगा। देन इट इज ऑल्सो ए कंसर्न, मतलब ये भी एक टेंशन वाला इशू ही है। ठीक है, बेसिकली टेंशन भी होती है इसकी, बट द थिंग इज आप कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करते हो उसे सॉर्ट आउट करने के लिए, माइनर टेंशन होती है। एंड ये बेसिकली आप ये भी बोल सकते हो कि ये हमारा, अगर इसे एग्जैक्टली क्लासिफाई करें कंसर्न और वरी को, तो आप बोल सकते हो दैट इट इज ए काइंड ऑफ ईयू स्ट्रेस। रिमेंबर, ईयू स्ट्रेस क्या होता था? मैम पॉजिटिव स्ट्रेस। राइट राइट राइट, पॉजिटिव। पॉजिटिव स्ट्रेस। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जब हम गोल अचीव करने के लिए टेंशन लेते हैं, हम हार्ड वर्क परफॉर्म करते हैं, देन एट द एंड यू अचीव योर गोल एंड आपको रिजल्ट मिलता है अच्छा। तो एंड एट द एंड आप अब आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है। तो उस केस में आपके लिए ये पॉजिटिव स्ट्रेस की तरह ही वर्क करेगा, क्योंकि पॉजिटिव के केस में यही हमने पढ़ा था कि आउटपुट हमें पॉजिटिव मिलेगी, चाहे थोड़ी देर के लिए हम टेंशन लें, थोड़ी देर के लिए हम स्ट्रेस लें, बट एंड में जाके आपको आउटपुट अच्छी मिलेगी, आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। तो इन सभी टाइप की टेंशन के केस में आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा ही मिलेगा जब भी आप टीम में थोड़ा टेंशन लेते हो। ठीक है, तो दैट इज वाई इट कैन बी क्लासिफाइड इन यू स्ट्रेस। बट अगर ये कंसर्न और वरी कुछ आप इसे मोर देन द रिक्वायर्ड एक्सटेंट कर लो, देन इट कैन बी कन्वर्टेड टू डाई स्ट्रेस। ठीक है, बट एक माइनर केस होता है, 100 में से कोई एक केस होता है कि ये कंसर्न और वरी आपका डाई स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाए, बट 99% केसेस में दिस इज ए टाइप ऑफ यू स्ट्रेस। ठीक है, देन नेक्स्ट इज लीडरशिप एंड नेगोशिएशन। अब लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप एंड नेगोशिएशन बोथ आर डिफरेंट थिंग। फर्स्ट थिंग, अब लीडरशिप पहले बताओ क्या होती है? मैम किसी ग्रुप में मैम एक लीडर होगा, वो गाइड करेगा मैम, मतलब राइट, गोल अचीव करने के लिए कुछ नहीं करेगा, बट मैम गाइड करेगा कि कैसे करना है। ठीक है, गाइड करेगा, लीड करेगा, सेम लाइक टीम का लीडर होता है। या फिर आप बोल सकते हो कि गेम्स में कैप्टन्स बनाए जाते हैं, वो अपनी सारी टीम के मेंबर्स को मोटिवेट करते रहते हैं अपने काम को करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। प्लस दे ऑल्सो डिवाइड द टास्क टू डिफरेंट पर्सन, उन सभी को उनके उनके काम बताते हैं कि हाँ ये काम तूने करना है, ये काम तूने करना है। प्लस दे ऑल्सो टेक केयर कि आपकी टीम का अगर कोई पर्सन लैग कर रहा है अपनी परफॉर्मेंस में, तो उसको कैसे मोटिवेट करके उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, दैट इज ऑल्सो अ टास्क ऑफ लीडर। ठीक है, तो लीडरशिप का मतलब क्या है? लीडिंग की आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एंड दिस इज क्रिटिकल मैनेजमेंट स्किल। इसे क्रिटिकल मैनेजमेंट स्किल क्यों बोला गया? क्योंकि इस केस में आपको क्रिटिकली सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे काम ध्यान नहीं रखना, बाकियों की परफॉर्मेंस पे भी ध्यान रखना है और उनको मोटिवेट भी करते रहना है हर किसी केस में, हर किसी पॉइंट ऑफ टाइम में, ताकि हमारा कॉमन गोल अचीव हो सके। तो दिस इज द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, एंड ये क्वालिटी जिस भी पर्सन में होती है, दैट पर्सन इज नोन एज ए लीडर। ठीक है, देन यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है दैट ए लीडर शुड पिच इन
वेयर नीडेड, मतलब लीडर को हर उस जहां पे भी उसकी जरूरत हो वहां पे उसे सामने आना पड़ता है अपनी हेल्प देने के लिए। लैंडिंग के हेल्पिंग हैंड, अपना हेल्पिंग हैंड देता है हर किसी पर्सन को जो भी उसके टीम का होता है। एंड मेक श्योर दैट द वर्क यू डू इज क्लियरली अंडरस्टूड बाय योर टीम। एंड इस चीज को भी वो श्योर करता है कि जो भी उसने काम किए हैं या जैसे भी उसने लीड किया है, जैसे भी उसने आपको मैनेज करके अपने काम करवाए हैं, वो सारी की सारी टीम को पता होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि कोई टीम का एक पर्सन आपके उस काम से सेटिस्फाइड ना हो और वो बोले तूने ये काम क्यों किया। वो अपनी टीम के सारे मेंबर्स को एक साथ लेके चलता है। एंड वन मोर थिंग, लीडर कभी भी सबसे पहले नहीं चलता, वो सभी के एंड में रहता है, पीछे रह के दूसरों को मोटिवेट करना एंड दूसरों को आगे जाने के लिए उसे मोटिवेट करना, दैट इज द क्वालिटी ऑफ ए लीडर। ऐसा नहीं तो वो सारा क्रेडिट खुद ले लेता है, वो हमेशा जब भी क्रेडिट मिलता है तो उस केस में वो बोलता है सारी टीम ने काम किया, मैंने अकेले ने नहीं किया। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में होता क्या है कि जो हायर अथॉरिटीज होती हैं वो लीडर को ही उसका अप्रिसिएशन देते हैं सारे काम का और बाकी टीम को नहीं देते। बट लीडर जो होता है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी टीम को हर केस में मोटिवेट करने के लिए उनको अप्रिशिएट करता रहे हर केस में। एंड जब भी उसे उसकी खुद की अप्रिसिएशन हो तो उस केस में वो अपनी अप्रिसिएशन को बांटे सारी टीम के साथ। ठीक है, ठीक है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, शुक्र है। ओके, नेगोशिएशन। देन नेगोशिएशन क्या होती है कि बेसिकली अगर हम लीडर की क्वालिटीज कुछ भूल जाए, मान लो हमारी ग्रुप में कोई लीडर नहीं है, ठीक है, बट स्टिल वी आर डिस्कसिंग विद ईच अदर, हम सभी एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, देन उसके लिए डिसीजंस ले रहे हैं कि कैसे किस काम को हमने परफॉर्म करना है। ठीक है, देन दैट इज नोन एज नेगोशिएशन। इसमें लीडर नहीं होता कोई भी, ठीक है, कोई भी पर्सन आप पे अपना लीडिंग कैपेबिलिटीज नहीं दिखाता, सभी एक दूसरे के साथ सहमत होते हैं एंड देन दे परफॉर्म द टास्क। ठीक है, देन इट इज नोन एज नेगोशिएशन। बट इतना ही डिफरेंस है, काम सारा है कि इसमें डिसीजन मेकिंग होगी, डिफरेंट पार्टी इंटरडिपेंडेंट पार्टीज होंगी। ठीक है, वो उनके कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे के साथ किसी भी तरह रिलेटेड है, दे आर जस्ट एट द सेम लेवल। ठीक है, इस केस में आप एग्जांपल ले सकते हो कि आप सभी कजन्स हो। ठीक है, अगर हम एज फैक्टर को ना देखें तो उस केस में सभी कजन्स एक दूसरे के साथ अपने जो भी व्यूज होते हैं शेयर कर सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है सारे एक दूसरे के साथ मिलकर उसे सोल्व कर सकते हैं। कंपल्सरी नहीं है कि उस केस में आपके कजन्स में से कोई एक पर्सन आके आपको लीडर की क्वालिटी दिखाए, कोई ना भी लीडर बने तो भी आप एक दूसरे के साथ मिलकर डिसीजन मेकिंग करते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो, देन यू आर डूइंग द निगोशिएशन। बट अगर कोई एक लीडर बन रहा है उनमें से, देन यू आर मूविंग टू द लीडरशिप क्वालिटी। बस इतना ही डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, ठीक है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, Yes, ma'am. देन इन्होंने बताया कि नेगोशिएशन के 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट इज प्रोसेस, सेकंड इज बिहेवियर एंड थर्ड इज सब्सटेंस। ठीक है, अगर प्रोसेस की बात करें, इट रेफर्स टू हाउ द पार्टीज नेगोशिएट, मतलब कैसे आप लोग डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, कैसे आप डिस्कशन कर रहे हो, कैसे आप एक दूसरे के साथ डील कर रहे हो डिस्कशन के टाइम पे, दैट इज नोन एज प्रोसेस। ठीक है, देन बिहेवियर, आपके जो भी पार्टीज हैं या जो भी आपके मेंबर्स हैं जिनके साथ आप निगोशिएट कर रहे हो, मतलब डिस्कस कर रहे हो प्रॉब्लम को, डिसीजन मेकिंग तक जा रहे हो, तो उनके साथ आपके कैसा रिलेशनशिप है, आप उनके साथ कैसा बिहेवियर शो कर रहे हो, कहीं आप उनके साथ एटीट्यूड शो तो नहीं कर रहे, आप फ्रेंडली रिलेशन शो कर रहे हो या नहीं, दैट कम्स अंडर दिस। एंड देन द लास्ट इज सब्सटेंस, कि आप किस चीज पे निगोशिएट कर रहे हो, मतलब किस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हो, प्रॉब्लम है क्या जिस पे आप डिस्कशन कर रहे हो। ये 3 पार्ट्स हैं इसके। ठीक है, एक तो टॉपिक होना चाहिए आपके पास डिस्कस करने के लिए, दूसरा आपको पता होना चाहिए कि आपने कैसे डिस्कस करना है, एंड थर्ड इज आपको अपने बिहेवियर को कंट्रोल में रखना है कि कैसा बिहेवियर आपने शो करना है जब भी आप डिस्कस कर रहे हो अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ। डन? Yes, ma'am. एक बार देख लो जितने टॉपिक्स अभी तक किए हैं, इनमें से किसी को कोई डाउट है तो बता दो। यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, पहले एसेंशियल स्किल्स पढ़ी है जिसमें एक्टिव लिसनिंग, क्वेश्चनिंग, लॉजिकल आर्गुमेंट पढ़े हैं, देन रिस्पेक्टिंग, हेल्पिंग, शेयरिंग एंड पार्टिसिपेटिंग पढ़ी है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दो पहले। ओके, देन टीम रिलेटेड स्किल्स की अगर बात करें, सिंपैथी, एम्पैथी क्या क्या होते हैं, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये क्लियर है?
यस मैम, मैम ये क्लियर है। ओके, कोऑपरेशन, कंसर्न और वरी क्लियर है? यस मैम, मैम ये भी पता लग गए। ठीक है, लीडरशिप एंड नेगोशिएशन भी? यस मैम। Okay. Then the next part is work well with people from culturally diverse background. अभी ये क्या है, पहले तो इस वर्ड का मतलब समझते हैं कि कल्चरली डाइवर्स बैकग्राउंड क्या होता है। बेसिकली जब हम टीम की बात करते हैं, वो टीम के केस में ऐसा नहीं होता कि आपके जो भी टीम मेंबर्स हैं वो सारे एक ही कल्चर को बिलोंग करें, मतलब एक ही रिलीजन को बिलोंग करें या फिर एक ही स्टेट से हों, एक ही विलेज से हों, ठीक है, ऐसा नहीं होता। वो डिफरेंट प्लेसेस से भी हो सकते हैं, उनका डिफरेंट रिलीजन हो सकता है, उनका डिफरेंट सोच हो सकती है, बट आपको उनके साथ जब भी काम करना है तो उस केस में आपको उनको ये शो नहीं करवाना कि आपको उनसे कुछ प्रॉब्लम है या आपको उनके रिलीजन से कुछ प्रॉब्लम है या आपको उनके कुछ लैंग्वेज से प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि हर स्टेट की डिफरेंट लैंग्वेज है, तो उस केस में हो सकता है कि आप किसी स्टेट की लैंग्वेज आपको हार्श लगती हो, बट वहां पे उनके लिए नॉर्मल है वैसी लैंग्वेज, ठीक है। तो उस केस में कैसे आपको वर्कआउट करना है वो इस केस में आएगा, मतलब वो इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो कल्चरली डाइवर्स का मतलब डिफरेंट कल्चर्स को बिलोंग करने वाले। कल्चर डजंट मीन कि उनका सिर्फ कल्चर की बात करें, लाइक कैसा उनका रहना बहनी है, ऐसा नहीं। इसमें आपकी उनका स्टेट्स भी आ सकते हैं, उनका रहने का स्टाइल आ सकता है, उनकी बोली आ सकती है, बेसिक बोली मीन्स माँ बोली जिन्हों कह सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें उसमें आएंगी। ऐसे लोगों के साथ आपने वर्क प्लेस पे अच्छे से भी रिलेशंस बनाने हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं वो इसमें हमने पढ़ना है। तो इसके स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके क्लाइंट्स कैसे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर आपकी कंपनी यहाँ पे है, जलंधर में कंपनी है, तो आपके क्लाइंट्स भी सिर्फ जलंधर वाले ही होंगे। हो सकता है आपके क्लाइंट्स चंडीगढ़ वाले हों, हो सकता है आपके क्लाइंट्स बेंगलोर वाले हों, हो सकता है आउट ऑफ द स्टेट हो या फिर आउट ऑफ द कंट्री हो, किसी भी टाइप के क्लाइंट्स हो सकते हैं। तो उनके साथ आपने कैसे डील करना है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके क्लाइंट्स कैसे हैं। तो उस केस में आप क्या करोगे? सर्वे करोगे कि आपके क्लाइंट्स कैसे कल्चर को बिलोंग करते हैं और उनके कल्चर के अकॉर्डिंग उनकी कैसी नीड्स हैं। देन आप उनके फोकस ग्रुप्स को चेक करोगे कि हाँ, जो आपके क्लाइंट्स हैं वो कहाँ पे अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है। देन आप उनके कल्चर की इंफॉर्मेशन गेन करोगे ताकि आप कुछ भी ऐसा ना इंक्लूड करो जिसकी वजह से उनको लगे कि आप उनके कल्चर को हार्मफुल इफेक्ट डाल सकते हो या उनके कल्चर की आप कुछ डिसरिस्पेक्ट शो कर सकते हो। तो उस केस में आपको उनके कल्चर के बारे में सबसे पहले सारा कुछ जानना होता है कि उनका कल्चर कैसा है, कैसे उनके फोकस ग्रुप्स हैं, कैसे वो उनके कस्टमर्स कैसे हैं, उनका कल्चर कैसा होगा। तो बेसिकली सारी डिटेल्स उनकी लेनी है। देन आपके एम्प्लॉइज की बात आती है। तो अब जब एम्प्लॉय आप किसी कंपनी में बात कर रहे हो, सबसे पहले तो क्लाइंट्स का पता होना चाहिए। देन आपको अपने एम्प्लॉइज का, आपके साथ कैसे पर्सन काम कर रहे हैं, उनकी कैसी क्वालिटीज हैं, या फिर वो कैसे कल्चर को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो वो आपको जानना है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए हैं कि कब से लेके कितने तक कैसे लोग थे, तो ये आप एक बार खुद पढ़ लेना। वैसे ही आपको जस्ट इसके हेडिंग का मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। ये डिफरेंट टॉपिक नहीं बनेगा, ये जस्ट आपको ये पूछ सकते हैं कि हाउ टू वर्क वेल फ्रॉम विद पीपल फ्रॉम कल्चरली डाइवर्स बैकग्राउंड। तो मैक्सिमम ये 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। देन प्रमोट क्रॉस कल्चरल कॉम्पिटेंसीज, मतलब आपको प्रमोट करना चाहिए कि हाँ, जब डिफरेंट कल्चर्स के लोग एक दूसरे के साथ जब मिलके काम कर रहे हैं तो आपको compete करना है उनके साथ, फर्स्ट थिंग। प्लस आपको उनके साथ कोऑपरेट भी करना है। ऐसा ना हो कि आप कंपटीशन के केस में आप दूसरे लोगों के साथ जेलसी टाइप फीलिंग ले हो। सेलिब्रेट भी करो, कंपटीशन भी रखो, बट द थिंग इज दैट कंपटीशन शुड बी ए हेल्दी कंपटीशन। प्लस आप उनके जो भी डिफरेंट फेस्टिवल्स होते हैं डिफरेंट कल्चर्स के, सभी को